30 जनवरी 1948 शाम के 5:17 दिल्ली के बिरला हाउस में 3 गोलियां चलती हैं और देश की सबसे बड़ी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। और वो आवाज थी एक ऐसे व्यक्ति की जिसे दुनिया महात्मा गांधी कहती थी। लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या वो 3 गोलियां सिर्फ एक 78 साल के बूढ़े इंसान पर चली थी या एक ऐसी आइडियोलॉजी पर, एक ऐसी सोच वाले व्यक्ति पर जिसे आज का इंटरनेट और सोशल मीडिया एंटी नेशनलिस्ट कहता है। अगर आज किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाइए तो वहां हजारों वीडियोस और कई ऐसे इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो कई बार तो गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन नहीं, फादर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। एक ग्रुप उन्हें भगवान मानता है, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें देश के बंटवारे और जवानों की मौत के पीछे का जिम्मेदार मानते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाए, वो भी तब जब हमारी आर्मी बॉर्डर पर खून बहा रही थी। कहा जाता है कि वो चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे, पर उन्होंने नहीं बचाया। और उनके अपने पर्सनल ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट्स की ऐसी कहानियां हैं जो उनके सबसे बड़े भक्तों को भी अनकंफर्टेबल कर देती हैं। तो सच क्या है? क्या वो सच में देश की पीठ में छुरा घोंप रहे थे, या हम सिर्फ उतना ही देख रहे हैं जितना व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और 30 सेकेंड्स की रील्स हमें दिखाती हैं? आज बिना किसी बायस ओपिनियन के, ना उन्हें भगवान मानकर, सिर्फ रियल फैक्ट्स सच पता करेंगे। So let's explore the reality. लेकिन इन सब एलिगेशंस को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिरकार गांधी जी कौन थे। वो बचपन से कोई महात्मा नहीं थे, वो एक ऑर्डिनरी लॉयर थे जो अपने करियर के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। साल था 1893 जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे। तभी कुछ अंग्रेज आते हैं और पहले तो उनके ब्राउन रंग के कारण उनका मजाक उड़ाते हैं, फिर उन्हें नीचे दिखाने के लिए सीधा ट्रेन से ही बाहर फेंक देते हैं। यही वो इंसिडेंस था जिसने उनकी लाइफ के सबसे बड़े पोर्शन को समझने में हेल्प की। उन्हें रियलाइज हुआ कि लॉयर के काम के अलावा भी कई और चीजें हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना बाकी है। इसलिए गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कई मूवमेंट्स किए और उस वक्त वो काफी वेल नोन पर्सन बन गए। वहां से जन्म हुआ एक ऐसी आइडियोलॉजी का जिसने आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर ब्रिटिश एम्पायर की भी नींव हिला दी। जब वो इंडिया लौटे तो वो सिर्फ एक लॉयर नहीं थे, वो अपने साथ 3 ऐसे वेपन्स लेकर आए थे जो किसी भी और वेपन से ज्यादा पिलर नंबर 1, सत्याग्रह। लोग सोचते हैं सत्याग्रह का मतलब सिर्फ धरना देना या सच बोलना है, पर इसका मतलब था दुश्मन से नफरत मत करो, बल्कि उसे इतना मेंटली शर्मिंदा कर दो कि उसे खुद रियलाइज हो जाए कि वो गलत है। पिलर नंबर 2, अहिंसा, नॉन वायलेंस। पिलर नंबर 3, स्वदेशी। उनका मानना था कि भारत को खुद इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना होगा, ना कि डिपेंडेंट, इसलिए खुद की चीजों को बनाना होगा। अब ध्यान से सोचो, एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी एथिक्स और सच की बातें करते थकता नहीं था, आखिर उसे लोग फादर ऑफ पाकिस्तान क्यों कहने लगे? क्या हुआ था? यहाँ हमें गांधी जी की सबसे बड़ी गलती और उनकी पर्सनालिटी का वो रिजिड हिस्सा समझना होगा जो अक्सर हिस्ट्री की बुक्स में नहीं मिलता। 1947 में पार्टीशन के वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच एसेट्स का डिवीजन होना था। कैश, चेयर्स, टेबल्स, यहाँ तक कि लाइब्रेरी की बुक्स तक बंटी जा रही थी। इस डिवीजन में पाकिस्तान का टोटल शेयर निकला था 75 करोड़। इंडिया ने 20 करोड़ तो तुरंत दे दिए, लेकिन बाकी की 55 करोड़ पर रोक लगा दी, क्योंकि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान कश्मीर में कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा था। यहाँ शुरू होता है हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल क्लैश। एक तरफ थे सरदार पटेल, वो एक हार्डकोर रियलिस्ट नेता थे। उनका मानना था कि हम दुश्मन को 55 करोड़ रुपए क्यों दे, ताकि वो उसी पैसे से गन्स खरीदे और हमारे ही जवानों को मारे। ये एक तरह से बिल्कुल पागलपन है। और 55 करोड़ उस वक्त भारत के बजट का करीब 15% था। ये कोई छोटी रकम नहीं थी। पंडित नेहरू भी शुरुआत में पटेल के साथ थे। पूरी कैबिनेट ने ऑफिशियली ये फैसला ले लिया था कि जब तक कश्मीर का मुद्दा सॉल्व नहीं होता, 1 रुपया भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये फैसला नेशनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन गांधी जी ने यहाँ एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चूक की। उनका पूरा फोकस नेशनल सिक्योरिटी पर नहीं, बल्कि ग्लोबल इमेज पर था। उनका मानना था कि अगर हमने ये पैसा रोका तो दुनिया कहेगी कि नया भारत अपने पहले ही इंटरनेशनल अग्रीमेंट से मुकर गया। उन्होंने देश की सुरक्षा से ज्यादा मॉरल हाई ग्राउंड को अहमियत दी। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो गांधी जी ने अपना आखिरी वेपन इस्तेमाल किया। 13 जनवरी 1948 को वो अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा, जब तक दिल्ली में दंगे नहीं रुकते और फंड रिलीज नहीं होता, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। यहाँ पर वो अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। नेहरू और पटेल के लिए ये सिचुएशन अब काफी मुश्किल हो गई थी। एक तरफ देश की सिक्योरिटी थी और दूसरी तरफ गांधी जी की गिरती हुई हेल्थ। 15 जनवरी तक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि देश में लोगों की तरफ से कॉन्स्टेंटली सरकार पर प्रेशर आने लगा। इसलिए सरकार ने 15 जनवरी को ऑफिशियली डिसाइड किया कि पाकिस्तान को बचे हुए पैसे दे दिए जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? भारत के अप्रॉक्स 3700 सोल्जर शहीद हो गए और 7600
सोल्जर्स बुरी तरह जख्मी हुए। पाकिस्तान ने उसी पैसे से अपनी इकोनॉमी संभाली और जंग को लंबा खींचा। यहाँ पर भारत एक मॉरल नेशन तो बन गया, लेकिन गांधी जी एक पूरी तरह फेल्ड स्ट्रैटेजिस्ट साबित हुए। उन्होंने इमेज को सिक्योरिटी के ऊपर रखा। अगर यहाँ पर सही डिसीजन की बात करें तो सरदार पटेल बिल्कुल सही थे। सिक्योरिटी हमेशा फर्स्ट होनी चाहिए, लेकिन गांधी जी के लॉजिक से देखें तो बिना कैरेक्टर के सिक्योरिटी बेकार है। अब सवाल ये है कि क्या यही गुस्सा था जिसने गोडसे को ट्रिगर किया या फिर कुछ और भी था? क्यों लोग कहते हैं कि गांधी ने सिर्फ पाकिस्तान को पैसा ही नहीं दिलवाया बल्कि एक असली हीरो का बलिदान भी होने दिया? आइए खोलते हैं सबसे दर्दनाक फाइल, द भगत सिंह मिस्ट्री। 23 मार्च 1931 शाम के 7:33 लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। 3 नौजवान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहे थे। देश का हर एक कोना गुस्से में था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि गांधी जी कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फांसी हो गई और वहीं से जन्म हुआ उस नफरत का जो आज भी इंटरनेट पर एंटी गांधी सेंटिमेंट बनकर बहती है। लोग पूछते हैं, क्या गांधी ने भगत सिंह को मरवाया? क्या उन्होंने जानबूझकर फांसी होने दी? आइए इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और इस मिस्ट्री का एकदम डिटेल में पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भगत सिंह जेल में थे क्यों। भगत सिंह कोई आम गुस्से वाले नौजवान नहीं थे, वो एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल और स्ट्रैटेजिस्ट थे। 1928 में जब लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मौत हुई तो उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स को मार दिया। इसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। उसके बाद बहरी अंग्रेजी सरकार को सुनाने के लिए उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुना दी गई। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े कैरेक्टर पर, लॉर्ड इरविन पर। ये इरविन कौन था? लॉर्ड इरविन उस वक्त भारत का वाइसरॉय था, यानी पूरे देश में ब्रिटिश क्राउन का सबसे बड़ा और ताकतवर रिप्रेजेंटेटिव। 1930-31 के आसपास गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। ब्रिटिश सरकार प्रेशर में थी और उन्हें किसी भी कीमत पर उस मूवमेंट को रोकना था और गांधी जी को लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मनाना था। इसका मतलब साफ था, पावर और लेवरेज उस वक्त गांधी जी के हाथ में था। इरविन को गांधी जी की जरूरत थी, इसलिए फरवरी-मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के नेगोशिएशन शुरू हुए। पूरे देश का सिर्फ एक ही मुद्दा था, भगत सिंह की फांसी रुकवानी है। गांधी जी पर पब्लिक का बहुत बड़ा प्रेशर था। अब सवाल ये उठता है कि क्या गांधी जी ने इरविन से पहले अपने साथियों यानी नॉन वायलेंट प्रिजनर्स की बात की या भगत सिंह की? फैक्ट्स ये कहते हैं कि गांधी जी की सबसे पहली और मेन डिमांड उन हजारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की थी जिन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया था। भगत सिंह और उनके साथी ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं बल्कि वायलेंट क्रिमिनल्स थे। लेकिन क्या गांधी ने उनके लिए कुछ नहीं कहा? जवाब है, कहा था। 18 फरवरी 1931 को पब्लिक प्रेशर को देखते हुए गांधी जी ने इरविन से इस मुद्दे पर बात की। लॉर्ड इरविन की खुद की डायरी के मुताबिक गांधी जी ने कहा था कि अगर आप इन नौजवानों की फांसी को सस्पेंड कर दें तो देश का माहौल शांत करने में मदद मिलेगी। 19 मार्च और 21 मार्च को दोबारा गांधी जी ने इरविन से इस बारे में मुलाकात की। यहाँ तक कि 23 मार्च की सुबह जिस दिन फांसी होनी थी, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल लेटर भी लिखा था। लेकिन इरविन ने उनकी बात क्यों नहीं मानी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीजन था। पंजाब की ब्रिटिश पुलिस और सिविल ऑफिसर्स बहुत गुस्से में थे। सॉन्डर्स उनका अपना ऑफिसर था। अगर इरविन उसके कातिलों को छोड़ देता तो पूरी ब्रिटिश पुलिस फोर्स बगावत कर देती। इरविन किसी भी हाल में अपने ऑफिसर्स को नाराज नहीं कर सकता था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े और फाइनल सवाल पर कि क्या किसी भी तरह भगत सिंह को बचाना पॉसिबल था? अगर हाँ तो कैसे? और क्या गांधी जी ने पूरी तरह कोशिश नहीं की? इसका क्लियर जवाब है हाँ, उन्हें बचाना पॉसिबल था, लेकिन उसके लिए गांधी जी को अपनी पूरी पॉलिटिकल ताकत लगानी पड़ती। यहाँ आता है सबसे बड़ा बट। गांधी जी ने इरविन से प्लीड किया, रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को डिमांड नहीं बनाया। गांधी जी इरविन को धमकी दे सकते थे कि अगर तुम फांसी नहीं रोकोगे तो मैं इस गांधी इरविन एग्रीमेंट पर साइन नहीं करूंगा, मैं दोबारा आंदोलन शुरू कर दूंगा। अगर वो ऐसा करते तो पैक्ट टूटने के डर से हो सकता है ब्रिटिशर्स फांसी रोक देते। लेकिन गांधी जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ उनकी आइडियोलॉजी बीच में आ गई थी। गांधी के लिए अहिंसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं, उनका धर्म था। भगत सिंह का रास्ता वायलेंस का था। गांधी जी को लगता था कि अगर वो एक वायलेंट रेवोल्यूशनरी को बचाने के लिए पूरे देश का पीसफुल अग्रीमेंट तोड़ दे तो वो अपने अहिंसा के उसूलों के खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने कोशिश की, लेकिन अपने उसूलों के दायरे में रहकर। वो एक नेता की तरह नहीं, एक महात्मा की तरह बिहेव कर रहे थे। इरविन ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि गांधी फांसी के इशू पर पैक्ट नहीं तोड़ेंगे और उसी का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स ने अपना बदला ले लिया। रिजल्ट क्या हुआ? 23 मार्च को फांसी हुई और 25 मार्च को गांधी कराची पहुंचे कांग्रेस सेशन के लिए। वहां उनका स्वागत हार फूलों से नहीं बल्कि काले झंडों से हुआ। देश के नौजवानों ने उन्हें घेर लिया और नारे लगाए, गांधी गो बैक। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? गांधी गद्दार थे? नहीं, लेकिन वो एक ऐसे आइडियलिस्ट थे जो अपने रिजिड उसूलों के चक्कर में देश के सबसे बड़े हीरो की जान बचाने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चलाने से चूक गए। वो पॉलिटिक्स में एथिक्स ढूंढ रहे थे, जबकि उस वक्त देश को ताकत दिखानी चाहिए थी।
तो आज इस पूरी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन का फाइनल कंक्लूजन क्या है? क्या गांधी जी एक महात्मा थे या एक गद्दार? सच्चाई यह है दोस्तों कि हिस्ट्री में कोई भी इंसान 100% व्हाइट या 100% ब्लैक नहीं होता। गांधी जी वो इंसान थे जिन्होंने डरे हुए हिंदुस्तानियों को खड़ा होना सिखाया, जिन्होंने हमें वो अहिंसा का हथियार दिया जिसके दम पर हम आज आजाद हैं। लेकिन वही गांधी जी 55 करोड़ के मामले में देश की सुरक्षा के आगे इमेज को रखने वाले एक फेल्ड स्ट्रैटेजिस्ट साबित हुए। वही गांधी जी भगत सिंह को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत ना लगाने वाले एक पैसिव लीडर रहे। और वही गांधी जी जिन्होंने अपने स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में मॉरल बाउंड्रीज क्रॉस कर दी थी। हम सबकी आदत है, या तो हम किसी को भगवान बना देते हैं या शैतान, लेकिन गांधी ना भगवान थे ना शैतान, वो एक इंसान थे, फ्लॉड, जिद्दी, कॉम्प्लेक्स और बहुत टैलेंटेड। उनसे वो सीखिए जो देश को आगे ले जाए, जैसे उनका करेज, उनका सत्याग्रह और यूनिटी का संदेश, और वो छोड़िए जो गलत था, जैसे उनकी जिद और उनकी गलतियां। हिस्ट्री को पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि उससे सीखने और बेहतर बनने के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब आप अंधी भक्ति या अंधी नफरत से बाहर निकलते हैं तभी आपको सच दिखाई देता है।